हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स फ्रॉम द स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, तो आज जो आपकी गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक है उसके कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स विच आर स्टिल टू बी डिस्कस्ड, सो आई एम गोइंग टू टेक दोज क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में बच्चों हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया other than circular motion, moment of inertia, radius of gyration, perpendicular axis theorem, parallel axis theorem, applications of both the theorem, rolling motion, all these things we have discussed. Okay, so अब जो कुछ selected questions बाकी है वो हम लेने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 और पेज नंबर 25 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन नंबर 20 from unsolved. So in question number 20 what is given? A big dumbbell is prepared by using a uniform rod of mass 60 gram and length 20 centimeter. Two identical solid sphere of mass 50 gram and radius 10 centimeter are at two ends of the rod. Calculate the moment of inertia of the dumbbell when rotated about an axis passing to the center and perpendicular to the length. So पहले तो इसको विजुअलाइज करते बच्चों की अरेंजमेंट कैसा है, बिकॉज दैट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट ना। तो जैसे बच्चों मान लीजिए कि वी आर डिजाइनिंग अ डम्बेल, ये ऐसा एक डम्बेल है जिसका लेंथ इज गिवन टू बी 20 सेंटीमीटर। ओके, और इसके एंड पर ऐसे दो सॉलिड स्फीयर है। सो वी कैन कंसिडर दीज टू बी टू सॉलिड स्फीयर at the end of it. Now the radius of the solid sphere is given to be 10 centimeter each. Their mass is 50 gram. So ये दोनों solid sphere है बच्चों, having mass of 50 gram. This is a rod. For rod, mass is given as 60 gram. Length of the rod, dear student, is total length is 20 centimeter. ठीक है, you have to find moment of inertia of the system. अच्छा, radius of this sphere, radius of the sphere is given to be कितना दिया है, 10 centimeter, correct. So now you have to find moment of inertia of this system. इस पूरे सिस्टम का moment of inertia फाइंड करना है about an axis passing through center of the rod and perpendicular to the length. इसके about inertia of the system चाहिए बच्चों। जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर इस सिस्टम में टोटल कितने ऑब्जेक्ट है बच्चों? 3। एक तो रॉड जिसके लिए सेंट्रल एक्सिस है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ml²/12 रॉड का, और दो स्फीयर भी है बच्चों। सो पूरे सिस्टम की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो तीन चीज़ों के एडिशन से बनेगी, इनर्शिया ऑफ द रॉड, इनर्शिया ऑफ द स्फीयर, इनर्शिया ऑफ द स्फीयर। सो नाउ आई वुड से टू मेक इट, मतलब इसको बहुत इजीली समझाने के लिए बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं, इनर्शिया ऑफ द सिस्टम विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द गिवन एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। एकदम बेसिक छोटे बच्चों के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, तीन चीजों से मिलकर बना हुआ। अब जो एक्सिस है बच्चों, फॉर दैट गिवन एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, रॉड का तो सेंट्रल एक्सिस है, सो द इनर्शिया विल बी ml²/12। आपको रॉड का मास पता है, रॉड की लेंथ पता है, 12 पता है, यू विल गेट द आंसर। ओके, व्हाट वुड बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर? तो बोलोगे सर स्फीयर का तो 2/5 mr² है, बट बच्चों कब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर इज 2/5 mr²? कब? व्हेन द स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर। मतलब अगर ये स्फीयर डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगा तो जाके मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। आपको स्फीयर का इनर्शिया डायमीटर के अबाउट नहीं चाहिए, यू हैव टू फाइंड अबाउट दिस एक्सिस। कुछ याद आ रहा है बच्चों? थोड़ा सोचो, ऑनेस्टी के साथ सोचो। सॉलिड स्फीयर की ये वाले एक्सिस की इनर्शिया मुझे पता है और सॉलिड स्फीयर की ये वाले एक्सिस के लिए इनर्शिया चाहिए। यस, कौन सा थ्योरम स्ट्राइक हुआ? सुपर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो इन पैरेलल एक्सिस थ्योरम व्हाट इज द इक्वेशन? I0 इक्वल टू IC प्लस mr²। I0 जिसके अबाउट इनर्शिया चाहिए, IC जो पैरेलल है और सेंटर से पास हो रहा है, तो इसके अबाउट इनर्शिया चाहिए।
ये पैरेलल और सेंटर से पास हो रहा है, करेक्ट। तो फॉर दिस एक्सिस आई नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr²। अब प्लस mr² भी, व्हाट इज दैट r? r इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस व्हिच विल बी लिटिल ट्रिकी बच्चों। दोनों ही एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, यानी ये वाला डिस्टेंस जो कि लेंथ का हाफ है बच्चों, प्लस ये वाला डिस्टेंस जो कि उसकी रेडियस के बराबर है। तो दोनों ही एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, कैन वी से इट इज रेडियस ऑफ द स्फीयर प्लस हाफ ऑफ द लेंथ, करेक्ट। सो फॉर रॉड द वैल्यू वाज वेरी सिंपल, ml²/12, बट फॉर स्फीयर I am going to use parallel axis theorem. So inertia of the sphere will be equal to inertia about center plus m into r²। ठीक है बच्चों। Now IC for a solid sphere is 2/5 mr²। Moment of inertia for solid sphere about diameter is 2/5 mr² plus m into distance between the axis, कितना है वो, radius plus l/2, so r plus l/2 का स्क्वायर। This is inertia of the sphere। बच्चों सिमिलरली इसके लिए भी सेम स्टोरी होगा। कैसे से सेम स्टोरी होगा? ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, सॉलिड स्फीयर का ये एक्सिस का इनर्शिया मुझे पता है 2/5 mr²। एक पैरेलल एक्सिस की इनर्शिया मुझे फाइंड करनी है, तो अगेन वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम अप्रोच। तो बेसिकली बच्चों इनर्शिया ऑफ द सिस्टम विल बी इनर्शिया ऑफ द रॉड प्लस डबल करने वाला हूं मैं। व्हाई डबल? क्योंकि दोनों ही स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आने वाला है। ओके, नाउ इफ यू डू द कैलकुलेशन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसका कैलकुलेशन करें, सो फॉर रॉड इट विल बी, पहले बच्चों जब कभी भी आप ये लेक्चर देखोगे पूरा एक्सप्लेनेशन सुनना, बाद में अपनी नोटबुक में कॉपी करना, ठीक है। सो इनर्शिया ऑफ द रॉड विल बी m इज 60 into l², that is 20 का स्क्वायर 400 divided by 12, so 12 5 are 60, ये हो जाएगा 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। सब कुछ सीजीएस में तो मैंने कन्वर्ट नहीं किया, ओके, करेक्ट। नाउ सिमिलरली लेट अस फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द स्फीयर। सो इट विल बी 2/5, मास ऑफ द स्फीयर इज 50 ग्राम, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर, अच्छा ठीक है, सो 10 का स्क्वायर प्लस 50 इंटू 10 प्लस 20/2 का स्क्वायर। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? 2/5 इंटू 50 इंटू 100 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10। सो नाउ थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन। सो 10 प्लस 10 20 स्क्वायर विल बी 400, 400 multiplied by 50 is going to give you 20,000. 10 plus 10, 20 square, 400 into 50 is 20,000. So this will be 10, 100 into 10, 1,000, 2,000 plus कितना है ये 40,000, not 40,000, 20,000, करेक्ट। 20 स्क्वायर 400, हाँ। सो एक स्फीयर का जो इनर्शिया आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है वो? 22,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। आर वी क्लियर? सो 22,000 ऑफ द स्फीयर प्लस 2,000 विल गिव यू 24,000। बट बच्चों एक स्फीयर नहीं ना, दो स्फीयर है यहाँ पर, तो आपकी इनर्शिया क्या लिखी जाएगी? आई ऑफ रॉड दैट इज 2,000 प्लस आई ऑफ स्फीयर दैट इज 22,000 और एक की 22,000। सो कुल मिला के बच्चों आंसर कितना आएगा? 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, अंडरस्टूड? बहुत ही अच्छा एग्जांपल था ये बच्चों, जिसमें दोनों ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गए। इनर्शिया कैसे फाइंड की जाती है पूरे सिस्टम की? तो डिवाइड दैट सिस्टम इनटू स्मॉल पार्ट्स, then calculate moment of inertia of the small part and then add। तो रॉड के सेंटर की इनर्शिया सिंपल थी। अब ये वाला एक्सिस इन दोनों स्फीयर के ज्योमेट्रिकल एक्सिस जैसा नहीं था ना, वो उनके डायमीटर को पैरेलल था। सो आई हैव टू यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू गेट द आंसर। ओके, प्लीज कॉपरेट प्रॉपर्ली एंड देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
इसको अच्छे से लिख लीजिए बच्चों. Then we'll discuss question number 21. Alright, चलो let's start. Question number 21 देखो बच्चों. In question number 21 it is given that a flywheel यानी कि डिस्क is to prepare earthenware, मतलब मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए हमने एक फ्लाईव्हील लिया है. उस पर आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. is set into rotation at 100 rpm, उसकी स्पीड 100 rpm है. It is in the form of a disc, जो flywheel है that is in the form of a disc of mass 10 kilogram and radius 0.4 meter. तब ये lump of clay मतलब मिट्टी का एक बंच या जो size, okay, taken to be as a particle of mass 1.6 kilogram falls on it and adheres to at a certain distance, चिपक जाता है उसको किसी एक distance पर from the center. इस वजह से moment of inertia होगी 18. So if you are there in the last lecture बच्चों, it is a classic example of conservation of angular momentum. एक डिस्क रोटेट हो रही है, उस पर एक पार्टिकल आके चिपक गया, अब दोनों साथ में घूम रहे हैं. So it's a classical example of conservation of angular momentum, right? सिर्फ ये कि इस बार दोनों स्पीड पता है, डिस्टेंस निकालना है. So इधर देखो, let us say that this is that disk and this disk is rotating about this central axis at 100 revolutions per minute initially. Correct? हाँ, अब ये जो डिस्क है, डिस्क का मास इज 10 किलोग्राम और डिस्क का रेडियस इज 0.4 मीटर. तभी अचानक क्या हुआ, क्ले मतलब सॉरी नॉट हाँ मिट्टी का एक पीस आया 1.6, उसको एक पार्टिकल की तरह लो गया, ये एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर आकर स्टिक कर गया. बिकॉज ऑफ दैट इसका जो नया स्पीड ऑफ रोटेशन है वो 80 आरपीएम हो गया. तो आपसे बोला चाहिए इसका मास इज ऑल्सो गिवन 1.6 किलोग्राम. यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स. अब सोचो बच्चों, जो अपना मेथड था, इनिशियली कितने ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं, एक अकेला डिस्क. बाद में कौन घूम रहा है, डिस्क के साथ दैट क्ले ऑल्सो. So by law of conservation of angular momentum, by law of conservation of angular momentum, yes क्या लिख सकते हैं, by law of conservation of angular momentum, जितना एंगुलर मोमेंटम पहले उतना ही बाद में. सो पहले एक ऑब्जेक्ट तो आई ओमेगा, बाद में दो ऑब्जेक्ट तो आई ओमेगा ऐड करेंगे आप. अच्छा, अब इसको अगर सफिक्स लिखेंगे तो डिस्क ओमेगा 1, डिस्क ओमेगा 2, पार्टिकल ओमेगा 2. अगले स्टेप में आप इसको 2 पाइन लिख सकते हैं. सो 2 पाइन दोनों तरफ से कैंसिल होगा, वो वाला स्टेप बार बार हम नहीं कर रहे हैं. यहाँ तक सब साथ में बच्चों, ऑफ कोर्स. ओके, अब इसके बाद आई डिस्क into n1 is 100 will be equal to I disk plus I particle multiply by 80. Correct? दोनों को कॉमन n2 है. So you will get 4 jar and 5 jar. So आपको मिला 5 I disk is equals to 4 I disk plus 4 I particle. यानी कि I disk का वैल्यू हो जाएगा 4 IP. ये कोई आंसर नहीं है बच्चों. Now we have to substitute the formula. For disk moment of inertia is mr square by 2 about the central axis, and for particle it is m into distance का square. So for disk mr square by 2 and for particle m into x का square. So you have to find value of x. Do the calculation or substitution properly. m is 10, r square 0.4 का square यानी 16 into 10 is to minus 2 divided by 2 is equals to 4 multiplied by 1.6. Okay, so I can say 16 into 10 is to minus 1 into x square. So अब क्या करेंगे बच्चों? So 10 is to minus 1, 10 is to minus 1, 16 cancel. Just observe carefully. 10 और 10 is to minus 2, 10 is to minus 1 है. 10 is to minus 1, 10 is to minus 1 cancel. 16 cancel. Bring 4 in the denominator. So x square is 1 by 8. यानी x is 1/2 root 2.
8 को 4 into 2 लिख सकते हो, सो x इज 1/2√2। अब अगर आपको रेसिप्रोकल निकालते हो आप या ऊपर नीचे रैशनलाइज करोगे तो ऊपर आएगा √2, नीचे आ जाएगा 4। आई होप ये समझा आपको। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, सो यू विल गेट 1.414 divided by 4. So how much is that? 0.3 3535 मीटर के आसपास। ओके बच्चों, समझाइए। सो दिस वाज येट अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नॉर्मली आपको फ्रीक्वेंसी पूछते हैं, यहाँ पर दोनों बार फ्रीक्वेंसी दिया था और डिस्टेंस पूछा था। अपना अप्रोच हमेशा की तरह, पहले कितने ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं, बाद में कितने ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं, दैट मेनी टाइम्स यू विल राइट आई ओमेगा, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। प्लीज लिख लीजिए इसको। देन आई विल टेक वन वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, विच आई थिंक वाज सेंड टू यू इन द फॉर्म ऑफ PDF। आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर इन केस आपके पास नहीं है तो आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। इसको लिख लो अच्छे से। ओके, आई होप सबने लिख लिया। अब ये जो बच्चों क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा अलग है। अगेन इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ यू हैव दैट PDF व्हिच वाज सेंट अक्रॉस टू यू, तो उसका सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 12, अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन नंबर 12। ओके चलो, एंड जिसके पास नहीं है प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक होमोजेनियस रॉड है XY। सो बेसिकली एक रॉड है जिसका नाम है XY, उसके दो एंड है, वन इज X द अदर इज Y, ऐसे X और Y रॉड है। इस रॉड का जो मास है बच्चों वो कैपिटल M, पूरे रॉड का मास इज कैपिटल M। दिस रॉड इज पाइवोटेड, यानी वो अपने, इट इज पाइवोटेड एट द सेंटर, मतलब सेंटर पर ये सपोर्टेड है, यानी उधर के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। सो सेंटर का नाम रखा गया है C। ओके, एंड इट इज फ्री टू रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन। सेंटर पर सपोर्टेड है एंड इट कैन फ्री टू रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन। सो नाउ लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस। ऐसे एक रॉड है जो सेंटर में सपोर्टेड है। नाउ होल्डिंग, इसको ऐसे पकड़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। ऐसे सपोर्टेड, देखो सेंटर पर सपोर्टेड है, ताकि जब ये रोटेट करे तो ऐसे रोटेट करेगा, इट विल रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन। बट इनिशियली इट इज हॉरिजॉन्टल है, शुरू में ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, ऐसे रोटेट नहीं कर रहे। तभी अचानक एक ब्लॉब ऑफ वैक्स, मतलब मोम का एक टुकड़ा, हैविंग सेम मास एज दैट ऑफ द रॉड, जितना रॉड का मास है उतने ही मास का एक ब्लॉब ऑफ वैक्स आया ऐसे, और वो ऐसे आया 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 और गिर गया और चिपक गया। कहाँ पर चिपका? वो मिडवे बिटवीन C एंड Y। सेंटर C था, ये वाला एंड Y था, इसके बीच में चिपक गया। जैसे ही वो गिरेगा उसका मोमेंटम रॉड को ट्रांसफर होगा, और जो रॉड इनिशियली रेस्ट पर था वो ऐसे घूमने लग जाएगा। और आपको एंगुलर स्पीड पूछा है। मैकेनिज्म देख, एक रॉड ऐसे सपोर्टेड है, रुका हुआ है, तभी अचानक ब्लॉब ऑफ वैक्स आता है, गिरता है और ये घूमने लग जाएगा। जैसे ही ये घूमने लग जाएगा तो इट विल हैव सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो आपको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ V। ओके, सो ये सिचुएशन समझा। यहाँ पर एक मोम का टुकड़ा है या ब्लॉब ऑफ वैक्स है, उसका भी मास M, इक्वली मास है। इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी V। वो ऐसे आया और यहाँ पर चिपक गया। कहाँ पर? मिडवे बिटवीन सेंटर एंड Y। यानी अगर पूरा रॉड का लेंथ आप L मान के चल रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में लिखा है, सो ये डिस्टेंस हो जाएगा L/4, L/2 का भी हाफ। जैसे ही आके गिरा बच्चों, आपकी रॉड स्टार्ट्स रोटेटिंग लाइक दिस, ये रॉड ऐसे घूमने लग गया, तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी? अब बच्चों इस क्वेश्चन में अगर मैं वो वाला लॉजिक से सॉल्व करूं, पहले कितने ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर पहले कोई नहीं रोटेट कर रहा है, रॉड को तो आपने पहले से ही बोला था कि वो रेस्ट पर है, तो रॉड वाज नॉट रोटेटिंग।
बट पहले ये मूव तो कर रहा है ना बच्चों, तो सिंस वो मूव कर रहा है उसका हम एंगुलर मोमेंटम पॉइंट सी के अबाउट निकाल सकते हैं। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से सुन, एकदम इजी है। अच्छा, बाद में कितनी बॉडी रोटेट कर रही है? सो बाद में 2 बॉडी रोटेट कर रही है। एक जो रॉड है वो सेंटर के अबाउट, और जो ये पीस है जो चिपक गया वो भी सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो आई एम गोइंग टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर। तो बाद का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर शुड बी इक्वल टू पहले का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर। सर बट पहले कोई रोटेट ही नहीं कर रहा है, पता है नहीं कर रहा है, पर क्या ये पार्टिकल के पास लीनियर मोमेंटम है? हाँ सर। मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इस पार्टिकल का सेंटर के अबाउट पहले से कुछ तो एंगुलर मोमेंटम था, बट सर वो रोटेट कहाँ कर रहा है? सो ट्राई टू रिकॉल बच्चों, हमने शुरू में पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर ये ऑब्जेक्ट का मैं एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट पहले वाले केस में है सर। सिर्फ फर्क क्या है बच्चों पता है? ये पहला ऐसा सिचुएशन है जहां पर इनिशियली किसी के पास भी रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम नहीं है, बट ट्रांसलेशन मोशन की वजह से इस पॉइंट के अबाउट आई कैन कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। सो पहले कोई रोटेट कर रहा है? नहीं। पहले एंगुलर मोमेंटम है, किसके पास है? इसके पास है। कैसे निकालेंगे? एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बाद में घूम रहा है वो इजी है, बाद वाला पार्ट इजी है, फर्स्ट वाले पार्ट पर फोकस कर। क्या इनिशियली एंगुलर मोमेंटम है, बट सर कोई रोटेट तो नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ? बिना रोटेशन के भी अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैन बी ऑब्टेन्ड अबाउट अ पॉइंट। कैसे? मल्टीप्लाई लीनियर मोमेंटम विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर से कोई पहले रोटेट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो क्या इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है? नहीं है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है। कैसे है? सो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो मैं लिखूंगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम about C by law of conservation of angular momentum about C. So L initial should be equal to L final. अब L initial क्या होगा? mv into perpendicular distance मान लीजिए small r, this is small r will be equal to L final क्या होगा? I omega plus I omega, एक रॉड का ओमेगा और एक पार्टिकल का, सॉरी इनर्शिया रॉड का इनर्शिया पार्टिकल का। बच्चों समझ में आ रहा है? आना ही चाहिए। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, जैसे ये रॉड घूमेगा, रॉड इज गोइंग टू रोटेट अबाउट सेंटर, सो इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर इज ml square by 12 प्लस पार्टिकल की इनर्शिया क्या होगी? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो m इनटू l by 4 का स्क्वायर। सर ओमेगा अच्छा कॉमन ले लिया, यहां तक सभी बच्चे साथ में हैं? आना ही चाहिए। रॉड का इनर्शिया ml square by 12, पार्टिकल की इनर्शिया m इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, this will be mvr, r is the perpendicular distance which is l by 4। अब थोड़ा सा वहाँ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। mv l by 4 is equal to ml square by 12 plus ml square by 16 into ओमेगा। अब दोनों का LCM 48 आएगा बच्चों, तो आपको यहाँ मिलेगा 3 ml square by 40, सॉरी 4 ml square by 48 प्लस 3 ml square by 48 दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। सी आई एम गोइंग वेरी स्लो बच्चों, अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। सो अब कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, जो करना है देखो कैसे। सो आपको मिलेगा mv l by 4 इज इक्वल टू 7 by 48 ml स्क्वायर इनटू ओमेगा। ओमेगा इनटू है बच्चों, नीचे लिखा मैंने। सो अब क्या करेंगे? m और n कैंसिल, एक l और l भी कैंसिल, आपको ओमेगा जब 4 1 जा 4 12 जा, सो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू 7 by 12 l इंटू ओमेगा। सो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई? 12 by 7 v by l। ये क्वेश्चन बच्चों करना और कराना दोनों ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली जो बच्चे एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ऐसे क्वेश्चंस भी आने चाहिए।
सो अगर किसी सिचुएशन में पहले कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। सोचो, ट्रांसलेट कर रहा है तो यू कैन यूज डेफिनेशन दैट लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको वापस से एक बार इंडिपेंडेंटली आप सॉल्व कीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। इसको कॉपी कर लो एंड देन विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन 22 फ्रॉम स्टेट, नॉट फ्रॉम पीडीएफ, 22 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। चलो 22 फ्रॉम टेक्स्ट बुक। देखो उस क्वेश्चन में क्या लिखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से स्टार्ट करते हुए एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन दैट राइजेस बाय 3 in every 5 अलोंग इट। क्या मतलब है बताता हूँ। द ऑब्जेक्ट गेन्स अ स्पीड ऑफ √10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5/3 मीटर अलोंग द इंक्लाइन। व्हाट कैन बी द पॉसिबल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था बच्चों, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर पूछा है तो ऑलवेज ट्राई एंड कैलकुलेट k² r²। एंड मैंने बाय हार्ट करने के लिए भी कहा था k² r² का वैल्यू याद रखना है। कैसे? तो जो मेन फॉर्मूला था उसमें mr² को छोड़कर जो भी बच जाएगा दैट इज k² r²। फॉर रिंग इट इज 1, फॉर डिस्क इट इज हाफ, सॉलिड स्फीयर 2/5, हॉलो स्फीयर 2/3। रिंग और हॉलो सिलेंडर एक ही टीम में थे, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर एक ही टीम में थे। सो बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है यू हैव टू फाइंड k² r²। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है बच्चों, देखो जरा। वो आपसे ऐसा कह रहे हैं बच्चों कि एक इंक्लाइंड स्लोप है जिस पर एक पार्टिकल चल रहा है और वो कैसे चल रहा है देखिए। सो ऐसे इंक्लाइंड स्लोप है, मान लीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, यहां से उस ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट करा है, कौन है पता नहीं। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अब वो कह रहे कि अगर आप इस इंक्लाइन पे ऐसे अगर आप 5 मीटर चलोगे तो ऐसे आप 3 मीटर चलते हो। इट राइजेस बाय 3 मीटर फॉर एवरी 5 मीटर अलोंग द सरफेस। मतलब सरफेस के अलोंग, यहां से शुरू करेंगे, अगर आप 5 मीटर चलोगे तो आप हाइट में 3 मीटर ऊपर जाते हो। इट राइजेस बाय 3 मीटर व्हेन यू मूव 5 मीटर अलोंग द सरफेस। मतलब अगर आप सरफेस के अलोंग 5 मीटर चलोगे तो ऊंचाई में हाइट वाइज यू विल रेज बाय 3 मीटर। यानी यहां पर अगर एक कोई पॉइंट है, सुनना ध्यान से बच्चों, जिसका ये डिस्टेंस अगर 5 मीटर है तो ये डिस्टेंस 3 मीटर होना चाहिए। यानी इस एंगल को मैं निकाल सकता हूं। इस वाले ट्राइंगल में इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी sin थीटा, सो डेफिनेटली इट विल बी 3/5। सो sin थीटा अगर 3/5 है तो आप ये छोड़, बाकी सबको तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं यहां से इसको रिलीज कर दिया गया, इसको यहां से रिलीज कर दिया गया व्हेन इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5/3 मीटर अलोंग द इंक्लाइन। जब ये यहां से 5/3 डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है और सपोज यहां पर आया तो उसका स्पीड इज √10 मीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस उन्होंने 5/3 बोला है कि 5/3 जब वो चल चुका है डिस्प्लेसमेंट तो उसकी स्पीड √10 मीटर पर सेकेंड है। ऐसे लग रहा होगा कि बहुत टफ है, जरा भी टफ नहीं, ये समझ में आना चाहिए बस। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है वेलोसिटी फॉर अ रोलिंग बॉडी, उसमें से भी फॉर प्योर रोलिंग अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, फॉर प्योर रोलिंग अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, याद है बच्चों किसी को क्या कि वेलोसिटी इज गिवन बाय √2gh अपॉन 1 + k² r²। अब सर v पता है, हाँ 1 पता है, हाँ 2 पता है, g पता है, k² r² चाहिए, h पता है क्या? आपको h नहीं पता है तो आप बच्चों ये सोचो जब वो ऐसे कितना चला होगा s, तो यहां से वो कुछ तो हाइट नीचे भी तो आया होगा। समझ में आ रहा है? और अगर आपको डेरिवेशन याद है, हमने हमेशा लिखा था h is L sin थीटा। सो h is height and L is distance along the plane।
तो ये h को मैं वहां पर लिखने वाला हूं L sin थीटा, where L is distance along the plane. Is that clear? समझ में आया बच्चों? सो जब वो ऐसे, इसको L लिख लेना चाहिए, जब वो ऐसे L चला होगा तो ऐसे कितना हाइट नीचे गया, तो रिलेशन सीधा सीधा है h is equal to L sin थीटा. चलो मुझे बताओ what is value of v given √10. तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लोगे, मतलब स्क्वायर कर लोगे आप, ये हो जाएगा 10 is equal to 2gl sin थीटा अपॉन 1 plus k square by r square. चलो सारी वैल्यू एक साथ लिखते हैं, इसको सीधा v स्क्वायर लिखते हैं. चलो नाउ लेट अस पुट द वैल्यू. चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. करो वैल्यू सब्स्टिट्यूट. क्या आ रहा है? when you substitute the value, see what you get, v square यानी कि 10 is equals to 2 g का वैल्यू 10, l का वैल्यू 5/3 sin थीटा 3/5 डिवाइडेड बाय 1 plus k square by r square. मुझे चाहिए k square by r square. आप 10 को 10 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 5 5 कैंसिल, यहाँ 2 बचा. सो 1 plus k square by r square का वैल्यू आ रहा है 2, यानी k square by r square का वैल्यू हो जाएगा 1. अब याद करो k square by r square 1 किसके लिए था? यस, k square by r square 1 किसके लिए था? वेरी नाइस, इट इज फॉर रिंग और हॉलो सिलेंडर. सो k square by r square 1 है, यानी ऑब्जेक्ट या तो रिंग है या तो हॉलो सिलेंडर है. आर वी क्लियर? एक तो ये समझ में आना चाहिए बच्चों, हर 5 मीटर में वो 3 मीटर से राइज होता है. सो 3/5 sin थीटा मिल गया, और वो जो h था उसको रिप्लेस करने आपको आना चाहिए. फॉलोड एवरीवन? समझा ये? अगर वो h वाला पार्ट नहीं क्लियर, इधर देख, मैं कोशिश करता हूँ फिर से समझाने की. इधर देख, वो यहां से जब यहां आया तो ये डिस्टेंस कितना है उसका? मान लीजिए l है, राइट? और वो हाइट में कितना नीचे आया? ओके, आई नीड टू टेक इट एज अ पॉइंट मास, ठीक है, तब इजी हो जाएगा. देखो यहां से जब वो यहां पर आया तो ऐसे कितना चला वो? L, और हाइट वाइज वो ऐसे कितना नीचे आया? h. अब ये एंगल थीटा है, ये लाइन पैरेलल, तो ये भी थीटा होगा, तो sin थीटा विल बी h/l. अरे बच्चा समझा? तो आई कैन राइट h is equal to L sin थीटा. अभी एटलीस्ट डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड one big chapter rotational dynamics. So next class जब भी आपकी होगी we'll be taking a new chapter. ठीक है, चलो I'll see you in the live class. जब किसी का भी डाउट होगा तो I'll take that. Okay बच्चों, bye bye, take care.